आज की वीडियो में मैं आप सभी को जीएसटी का पूरा ज्ञान देने वाला हूं। अगर आप बिगिनर हैं और आप जीएसटी में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी क्या होता है, जीएसटी आईटीसी बैलेंस क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, और जो हमारे दूसरे रिटर्न है जैसे जीएसटीआर1, जीएसटीआर2, जीएसटीआर2A, जीएसटीआर2B एंड जीएसटीआर3B, आखिर होता है क्या, इसमें अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपके लिए पूरी 18 पेज की एक पीपीटी तैयार की है जिसमें मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि जीएसटी के ये जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप कैसे समझ सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। तो ये पीपीटी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप में से कोई भी अगर मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहता है तो व्हाट्सएप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ा उससे पहले ही मैं आपको कह देता हूं कि बी पेशेंस। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जीएसटी की इसमें समस्त जानकारी मिलेगी जो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। अब चलिए शुरू करते हैं टॉपिक 1 से, पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है जीएसटी। सबसे पहले हम जीएसटी की फुल फॉर्म और इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जीएसटी में जी का मतलब होता है गुड्स, एस का मतलब होता है सर्विस और टी का मतलब होता है टैक्स। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तो होगी इसकी फुल फॉर्म। अब इसकी परिभाषा, गुड्स का मतलब होता है माल और सर्विस का मतलब होता है सेवा। परिभाषा है माल और सेवा का क्रय विक्रय करने पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे जीएसटी कहते हैं। और यहाँ पर क्रय विक्रय का मतलब है खरीद या बिक्री, यानी जब भी हम कोई भी माल की खरीद या बिक्री करते हैं उस पर जो जीएसटी लगा होता है या जो टैक्स लगा होता है उसे हम जीएसटी कहते हैं। ये तो हो गई हमारी परिभाषा, पॉइंट 1 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट 2 में हम जानेंगे जीएसटी रेट्स के बारे में। टिल डेट जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक जीएसटी की 5 रेट हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 5 जीएसटी रेट्स हैं जिसमें से 0% में कोई भी टैक्स नहीं होता है। तो ऐसे कोई भी आइटम जिस पर 0% टैक्स है उसको एग्जेम्प्टेड आइटम कहा जाता है, और ऐसे कोई भी आइटम जिस पर 5, 12, 18 या फिर 28 इनमें से कोई भी टैक्स इंक्लूड है तो ऐसे आइटम को टैक्सेबल आइटम कहा जाता है। तो 2 कैटेगरी है, एक तो एग्जेम्प्टेड आइटम, दूसरा टैक्सेबल आइटम, जिसमें 5 तरह के टैक्स हैं। एक तो 0%, फिर 5, 12, 18 और 28। अब आपको एक बात जान लेनी है कि ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से आइटम पर कितना % टैक्स लगता है, क्योंकि लाखों आइटम होते हैं और आप याद नहीं कर सकते। जब भी आप परचेज की या सेल्स की एंट्री करेंगे तो आपकी आंखों के सामने जब भी बिल आएगा तो उसमें किस आइटम पर कितना टैक्स लग रहा है वो उसमें क्लियरली लिखा हुआ होगा। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। अब हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ये है हमारा पॉइंट नंबर 3, ट्रांजैक्शन बिटवीन स्टेट्स। देखिए ये कंपलसरी नहीं है कि हम जो भी माल खरीदते हैं खुद के ही राज्य से खरीदते हैं। जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि राजस्थान में ही माल खरीदूंगा और राजस्थान में ही माल बेचूंगा। हो सकता है कि मैं दिल्ली से भी माल खरीद रहा हूँ, पंजाब से भी माल खरीद रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं दिल्ली में माल बेच भी रहा हूँ और पंजाब में भी माल बेच रहा हूँ। तो ये जो 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं उनको जीएसटी में क्या कहा जाता है, इसमें क्या फ़र्क है, इसको भी समझना ज़रूरी है। तो चलिए ये समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक अच्छी सी पीपीटी तैयार की है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम सेल्फ स्टेट की। अगर हम खुद के ही राज्य में परचेज कर रहे हैं, ठीक है, पहले बात करते हैं हम परचेज की। अगर हम खुद के ही राज्य में परचेज कर रहे हैं ऐसा कोई भी आइटम जिस पर 0% टैक्स लगता है, यानी कोई टैक्स नहीं लगता, तो ऐसी परचेज को हम परचेज एग्जेम्प्टेड कहेंगे, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट, अगर हम खुद के ही राज्य में ऐसी कोई भी बिक्री कर रहे हैं जिस पर 0% टैक्स लगता है तो ऐसी सेल को हम सेल्स एग्जेम्प्टेड कहेंगे। इजी। आगे बढ़ते हैं, वापस हम सेल्फ स्टेट की बात करते हैं। अगर हम खुद के ही राज्य में ऐसी कोई भी परचेज कर रहे हैं जिस पर 5, 12, 18 या फिर 28 इनमें से कोई भी टैक्स लग रहा है तो इस तरह की परचेज को हम परचेज जीएसटी कहेंगे। ओके। अब इसी तरह जब हम खुद के ही राज्य में ऐसी कोई भी बिक्री कर रहे हैं जिस पर 5, 12, 18 या फिर 28% टैक्स लग रहा है तो ऐसी सेल को हम सेल्स जीएसटी कहेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट क्लियर जब हमने सेल्फ स्टेट में खरीद और बिक्री की। अब हम जाएंगे अदर स्टेट में। अगर हम किसी दूसरे राज्य में ऐसी कोई भी परचेज कर रहे हैं दूसरे राज्य से जिस आइटम पर 0% टैक्स लग रहा है तो ऐसी परचेज को हम परचेज आई एग्जेम्प्टेड, आई का मतलब होता है इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड, यानी परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड कहेंगे। और इसी तरह हम किसी अन्य राज्य से अन्य राज्य को ऐसा कोई भी माल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं
जिस पर 0% टैक्स लगता है, तो ऐसे सेल को हम सेल्स आई एग्जेम्प्टेड यानी इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड कहेंगे, सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी अन्य राज्य से ऐसा कोई भी माल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जिस पर 5, 12, 18 या फिर 28 इनमें से कोई भी टैक्स लग रहा है, तो ऐसी परचेज को हम परचेज आई जीएसटी कहेंगे। और इसी तरह अगर हम किसी अन्य राज्य को ऐसा माल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जिसमें 5, 12, 18 या फिर 28% जीएसटी लगता हो, तो इसको सेल्स आई जीएसटी कहेंगे। ओके, तो ये है एकदम इजी कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर हम खुद के स्टेट में माल खरीदते हैं या बेचते हैं जिस पर टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो ऐसी परचेज और सेल को हम क्या कहेंगे। इसी तरह अगर हम दूसरे राज्य से माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और ऐसा कोई भी आइटम जिस पर टैक्स लग रहा है, नहीं लग रहा है या फिर लग रहा है, तो ऐसी परचेज को या सेल को क्या कहेंगे। ये पूरा इस चार्ट में आपको बताया गया है, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है और होप कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। ये आप पीपीटी डाउनलोड करके भी और समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3, ट्रांजैक्शन बिटवीन स्टेट्स। अब हम शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 4, टैक्स कलेक्शन बाय गवर्नमेंट। देखिए, जब भी हम कोई भी माल खरीदते हैं या बेचते हैं, आपको पता है उसमें जीएसटी लगता है, और वो जीएसटी जाता है किसको, वो जीएसटी जाता है सरकार को। अब सरकार 2 तरह की है जिनको ये जीएसटी जाता है। पहला है राज्य सरकार और दूसरा है केंद्र सरकार। यानी जब भी माल खरीदा या बेचा जाता है, उसमें जो भी जीएसटी लगता है वो या तो जाएगा राज्य सरकार को या फिर जाएगा केंद्र सरकार को। और यही हमें समझना जरूरी है कि कब कौन सा टैक्स लगता है और कौन सा टैक्स किस गवर्नमेंट को मिलता है। बहुत ही आसान है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, खुद के राज्य में माल खरीदा या बेचा तो। ठीक है, हम ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमने खुद के ही राज्य में कोई भी माल खरीदा या बेचा है, जिस पर ये मान लेते हैं कि 18% जीएसटी है। अब जीएसटी 5 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है। हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि 18% मान लेते हैं हम। अगर हमने खुद के राज्य में कोई भी माल खरीदा या बेचा और जीएसटी उस पर 18% है, तो 2 भागों में जीएसटी डिवाइड होगा। आधा तो डिवाइड होगा एसजीएसटी में। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आधा यानी 18% का आधा 9% तो चला जाएगा एसजीएसटी में, यानी स्टेट गवर्नमेंट को, यानी राज्य सरकार को। ठीक है, और फिर इसी तरह आधा जो डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा सीजीएसटी, जिसमें सी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आधा यानी 9% ये चला जाएगा केंद्र सरकार को। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम अपने ही राज्य में कोई भी टैक्सेबल आइटम खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जितनी भी जीएसटी रेट है, यानी 18% है, तो उसका आधा 9% चला जाएगा राज्य सरकार को और 9% चला जाएगा केंद्र सरकार को। ये तो हो गई खुद के राज्य की बात। अब अगर हम ऐसा कोई भी माल खरीद रहे हैं जो दूसरे राज्य से हमने माल खरीदा है और जिस पर हम ये मान लेते हैं कि 18% जीएसटी लग रही है, तो उसमें पूरा का पूरा लगता है आईजीएसटी 18% पूरा, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी लगेगा जो कि पूरा का पूरा 18%, और ये चला जाएगा केंद्र सरकार को। तो ये है जब भी हम कोई माल खरीदते हैं और बेचते हैं, उसमें जो टैक्स लगाया जाता है एसजीएसटी, सीजीएसटी या फिर आईजीएसटी, वो इस बेसिस पर लगेगा कि अगर आपने खुद के ही राज्य से माल खरीदा या बेचा तो आधा लगेगा एसजीएसटी और आधा लगेगा सीजीएसटी, यानी 9 और 9, जो कि आधा चला जाएगा राज्य सरकार को और आधा केंद्र सरकार को। और इसी तरह अगर आपने दूसरे राज्य में माल खरीदा या बेचा जिस पर 18% जीएसटी है, तो पूरा का पूरा 18% जो है वो लगेगा आईजीएसटी और ये चला जाएगा केंद्र सरकार को। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4, टैक्स कलेक्शन बाय गवर्नमेंट। अब पॉइंट नंबर 5 में हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल तैयार किया है, चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है जो हमने खुद के ही स्टेट से एक माल खरीदा है, 18% का कोई भी आइटम है जो हमने खुद के ही मतलब राज्य से खरीदा है, जिसमें आइटम की वैल्यू है 1000 रुपये। अब जैसा कि मैंने कहा 18% का आइटम है, तो इसमें आधा स्टेट टैक्स लग जाएगा 9%, जो कि होता है 90 रुपये, ये चला जाएगा राज्य सरकार को। और इसी तरह इसका आधा 9% जो है वो लगेगा सीजीएसटी, जो कि होता है 90 रुपये, और ये चला जाएगा केंद्र सरकार को। ये है एक एग्जाम्पल, यानी एक ऐसा आइटम हमने खरीदा है जिसकी वैल्यू 1000 रुपये है, उस पर 18% जीएसटी लगता है, तो 9% चला जाएगा राज्य सरकार को, जिसमें लगेगा एसजीएसटी, और 9% चला जाएगा सीजीएसटी, जो कि केंद्र सरकार को चला जाएगा। इस तरह टोटल आइटम की वैल्यू हो जाएगी 1180 रुपये। अब इसी तरह अगर हमने सेम आइटम किसी दूसरे स्टेट से खरीदा होता और जिस पर 18% रेट लगती है,
तो आइटम की वैल्यू तो हो जाएगी 1000 रुपये और इसका पूरा का पूरा IGST 18% लगेगा जो कि होता है 180 रुपये और ये चला जाएगा पूरा केंद्र सरकार को। ये हो गया हमारा जो SGST और CGST और IGST लगाने का तरीका। यानी SGST और CGST जो है वो डिवाइड होता है आधा और आधा 9% अगर हम खुद के ही स्टेट में माल खरीदते या बेचते हैं तो, और IGST पूरा 18% लगेगा जब हम दूसरे स्टेट से माल खरीदते या बेचते हैं तो, और ये पूरा 18% जाता है केंद्र सरकार को और यहाँ पर 9% जाता है केंद्र को और 9% जाता है राज्य को। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5 एग्जाम्पल। अब हम लेंगे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है हमारा इनपुट एंड आउटपुट GST। इनपुट GST किसे कहते हैं और आउटपुट GST किसे कहते हैं, ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा इनपुट GST। माल की खरीद करने पर जो टैक्स लगता है उसे इनपुट टैक्स या फिर इनपुट GST कहते हैं। जब भी हम कोई माल खरीदते हैं उस पर जो भी GST लगा हुआ आता है उसको इनपुट GST कहते हैं। माल की खरीद पर जो टैक्स लगता है उसको इनपुट GST कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जब भी हम कोई माल की बिक्री करते हैं यानी बेचते हैं और उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे आउटपुट टैक्स या फिर आउटपुट GST कहते हैं। यानी बहुत सिंपल है, माल इन हुआ तो इनपुट और माल आउट हुआ तो आउटपुट। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जब आपने माल खरीदा, माल आपकी दुकान में आया यानी इन हुआ तो उस पर जो टैक्स लग के आया वो हुआ इनपुट GST, और जब आपने माल बेचा यानी आउट हुआ तो उस पर जो टैक्स लगाया वो हो गया आउटपुट GST। ये हो गया इनपुट GST और आउटपुट GST का एक कॉन्सेप्ट। अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं पॉइंट नंबर 7 में। चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी तैयार किया है। ये आप देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि हम कोई 18% का एक आइटम परचेज कर रहे हैं। जब भी हम परचेज करेंगे तो मान लीजिए कि उस आइटम की वैल्यू है 1000 रुपये और ख़रीदते वक्त उस पर 9% लगा SGST जो कि हो गया 90 रुपये और CGST लगा 9% जो कि हो गया 90 रुपये और आइटम की वैल्यू हो गई 1180। तो ये जो टैक्स है ये जब माल की खरीद के वक्त लगा इसको बोलते हैं इनपुट GST जो कि है 90 + 90 यानी 180। ये पूरा इनपुट GST कहलाएगा या फिर इनपुट टैक्स हम कह सकते हैं। अब इसी तरह मान लीजिए कि हमने कोई आइटम बेचा 18% का जिसमें आइटम की वैल्यू है 500 रुपये और जब बेचा तो उस पर GST लगा 9% 45 और 9% 45 CGST SGST और CGST और टोटल इस तरीके से हो गया 590 रुपये। तो ये जो टैक्स है जब हमने माल को बेचते समय लगाया तो इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स जो कि हो जाएगा 45 + 45 = 90 रुपये। ये है एग्जाम्पल। जब हमने माल खरीदा जो खरीद के वक्त GST लग करके आया उसको बोलते हैं इनपुट, यानी ये हो गया इनपुट और ये हो गया हमारा जब माल बेचा तब GST लगाया इसको बोलते हैं आउटपुट। ये इनपुट बैलेंस एंड ये आउटपुट बैलेंस। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 7 एग्जाम्पल ऑफ इनपुट GST एंड आउटपुट GST। अब हम समझेंगे पॉइंट नंबर 8 ITC बैलेंस किसको कहते हैं, इसको हमें समझना जरूरी है। चलिए ITC बैलेंस किसे कहते हैं ये यहाँ पर मैंने आपके लिए एक परिभाषा लिखी है, फिर इसका भी हम एग्जाम्पल समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक व्यापार करने वाली फर्म जब GST इनपुट ज़्यादा होता है, एक व्यापार करने वाली फर्म का जब GST इनपुट ज़्यादा और GST आउटपुट कम हो तो दोनों के बीच का डिफरेंस बैलेंस उस फर्म का ITC बैलेंस कहलाता है। ये तो है इसकी परिभाषा, यानी एक फर्म का GST इनपुट ज़्यादा है और GST आउटपुट कम है तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस बैलेंस को GST का ITC बैलेंस कहते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल तैयार किया पॉइंट नंबर 9 में और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक 18% का आइटम परचेज किया जिसकी वैल्यू थी 1000 रुपये, जिस पर SGST लग गया 9% 90 और CGST लग गया 9% 90 रुपये और टोटल वैल्यू इसकी हो गई 1180। तो मेरा इनपुट बैलेंस कितना हो गया 90 + 90 = 180। 180 रुपये मेरा इनपुट बैलेंस हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक ऐसा आइटम परचेज किया जिस पर 18% GST है जिसकी वैल्यू है 500 रुपये, जिस पर SGST लगा 9% 45, CGST लगा 9% 45। तो मेरा आउटपुट बैलेंस कितना हो गया 45 + 45 = 90। अब जैसा कि मैंने कहा जब एक फर्म का इनपुट बैलेंस ज़्यादा होता है और आउटपुट बैलेंस कम होता है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो उसका ITC बैलेंस कहलाता है। तो मेरा इनपुट बैलेंस तो है 180 और आउटपुट बैलेंस है 90, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 180 - 90 = 90 रुपये। ये मेरा ITC बैलेंस कहलाता है। और ITC बैलेंस का मतलब हो गया कि ये GST अभी भी मेरा गवर्नमेंट के पास में होल्ड है या एडवांस जमा है।
इसको हम ITC बैलेंस कहते हैं। ये है इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 9। चलिए अब समझते हैं पॉइंट नंबर 10 को, जो कि है टैक्स पेड बाय कस्टमर्स। यानी आपको पता है कि जब भी कोई भी माल खरीदा या बेचा जाता है तो एट द फाइनल स्टेज उस पर जो भी टैक्स लग रहा है वो कस्टमर के द्वारा पेड किया जाता है, ना कि किसी रिटेलर के द्वारा। वो किसे मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं एक रिटेलर हूँ और मेरी फर्म का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये मेरी फर्म का नाम है। अब मैंने कोई भी एक ऐसा आइटम खरीदा, यानी मेरी फर्म ने एक आइटम खरीदा जिसकी वैल्यू थी 1000 रुपये, जिस पर SGST लगा 9% यानी 90 रुपये और CGST लगा 9% यानी 90 रुपये। 1180 रुपये इसकी टोटल वैल्यू हो गई। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये जो 90 और प्लस 90 रुपये जो है 180 रुपये वो हमने पेड किए हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड में, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो भी आइटम हमने खरीदा है ये टेम्परेली हमने पेड किए हैं 180 रुपये गवर्नमेंट को। लेकिन इस आइटम को जब हम किसी कस्टमर को बेचेंगे, यानी मान लीजिए कि यही आइटम हमने किसी कस्टमर को सेल कर दिया, और एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यही आइटम मान लीजिए मैंने कस्टमर को सेल कर दिया वही 18% रेट में, सेम 1000 रुपये में। ठीक है, तो जब हम कस्टमर को सेल करेंगे 1000 रुपये में तो हम क्या करेंगे, इस पर भी 9% टैक्स लगाएंगे, 90 SGST और 90 CGST। तो जब हमने इसको कस्टमर को माल बेचा तो फिर हमने इससे 90 प्लस 90 180 रुपये इससे वापस ले लिए GST के, और ये भी हो गया 1180 रुपये का। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये जब हमने 90 और 90 रुपये GST पेड किया था, ये हमने गवर्नमेंट को एडवांस में पे किया। और फिर जब भी ये आइटम बिका तो हमने कस्टमर से वापस 90 और 90 रुपये कलेक्ट कर लिए। यानी अब ये हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये जो 90 180 रुपये हैं गवर्नमेंट को कस्टमर ने पे किए हैं, ना कि किसी रिटेलर ने। ठीक है, तो जो भी GST का बैलेंस होता है या जो GST टैक्स होता है वो एट द लास्ट स्टेज कस्टमर के द्वारा ही सरकार को पे किया जाता है, ना कि किसी रिटेलर के द्वारा या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। ये तो हमने यहाँ से समझ लिया। अब ऐसा नहीं है कि टैक्स केवल कस्टमर ही पे करता है, टैक्स रिटेलर भी पे करता है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर भी पे करता है। वो किसे, वो आपको समझ में आएगा इसके अगले एग्जाम्पल में। चलिए हम लेते हैं पॉइंट नंबर 11, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा पॉइंट 11, टैक्स पेड बाय शॉप ओनर, या फिर हम कह सकते हैं रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी दुकान का मालिक है उसके द्वारा टैक्स कैसे पे किया जाता है। चलिए वो मैं आपको समझाता हूँ। अगेन वापस एग्जाम्पल को उठाते हैं। या मान लीजिए कि हमने एक आइटम खरीदा जिसकी वैल्यू है 1000 रुपये और 90 रुपये SGST, 90 रुपये CGST, टोटल वैल्यू हो गई इसकी 1180 रुपये। यानी हमने 90 प्लस 90 180 रुपये GST जो है सरकार को ऑलरेडी पे कर दी है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये होता है कि कोई आइटम अगर हमने 1000 रुपये में खरीदा है तो वापस हम उसको 1000 रुपये में तो बेचेंगे नहीं, उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट रख के तो बेचेंगे। तो मान लीजिए उसी आइटम को हमने 1000 रुपये में ना बेच करके इसको 1200 रुपये में बेचा, तो जब हम 1200 रुपये में ये आइटम बेचेंगे तो उस पर 9% GST थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 108 रुपये, और 9% CGST हो जाएगा इसका 108 रुपये, और टोटल इसकी वैल्यू हो जाएगी 1416 रुपये। अब 108 प्लस 108 जो है वो होते हैं 216 रुपये। यानी हमने कस्टमर से GST के 216 रुपये जो है वो कलेक्ट किए हैं, जबकि हम गवर्नमेंट को पे करके कितना है 90 प्लस 90 180 रुपये। तो जो GST का बैलेंस होता है उस पर दुकानदार का, रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर का कोई भी हक नहीं होता है। डिफरेंस का जो भी GST बैलेंस है वो सरकार को पे करना पड़ता है। तो 216 रुपये हमने कस्टमर से कलेक्ट किए और 180 रुपये हम ऑलरेडी पे करके आ गए, बच्चे पीछे 36 रुपये। ये GST का जो बैलेंस है वो रिटेलर को, शॉप ओनर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर कंपनी को पे करना पड़ता है। और ये जो टैक्स होता है वो प्रॉफिट का टैक्स होता है। यानी 1000 रुपये का आइटम 1200 में बेचा, 200 रुपये का ये टैक्स है 36 रुपये। 200 का 9% 18 रुपये और 200 का 9% 18 रुपये, यानी ये 36 रुपये जो है वो प्रॉफिट का टैक्स है। और एक रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर शॉप ओनर को जो भी आइटम वो जितना भी एक्स्ट्रा में बेच रहा है उसके प्रॉफिट का जो भी टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर होता है 36 रुपये। यानी इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो कस्टमर भी पे करता है और
वो शॉप ओनर भी करता है, यानी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो गए, तो कस्टमर भी पे कर रहा है और रिटेलर भी पे कर रहा है। रिटेलर पे कर रहा है जो भी उसका प्रॉफिट हो रहा है उस पर। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 11। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 12 जो कि है ऑल अबाउट जीएसटी रिटर्न्स। तो जीएसटी रिटर्न्स को हम यहाँ पर समझेंगे GSTR1, GSTR2, GSTR2A, GSTR2B और GSTR3B। ये जो भी रिटर्न्स है इसको हम समझेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक फर्म जो कि जीएसटी में रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है। सबसे पहली बात, एक फर्म जो जीएसटी में रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है और जिसने मंथली जीएसटी फाइलिंग ऑप्शन को चुना है, तो उसे हर एक महीने में 2 जीएसटी रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। ठीक है, एक फर्म जो कि जीएसटी में रेगुलर स्कीम में रजिस्टर है और जिसने मंथली जीएसटी रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन को चुना है, उसको हर एक महीने में 2 जीएसटी रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। और इसी तरह एक फर्म जो जीएसटी में रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है लेकिन जिसने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन को चुना है, तो उसे हर 3 महीने में 2 जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ते हैं। और वो रिटर्न है, पहला GSTR1 और दूसरा है GSTR3B। यानी एक फर्म जो रेगुलर में रजिस्टर्ड है, अगर उसने मंथली ऑप्शन चुना है तो उसको हर महीने ये GSTR1 और GSTR3B लगाना पड़ेगा। और अगर जिसने क्वार्टरली ऑप्शन को चुना है तो उसको हर 3 महीने में एक बार GSTR1 और GSTR3B रिटर्न लगाना पड़ेगा। तो रिटर्न कहने का 2 ही होते हैं, एक तो GSTR1 और दूसरा GSTR3B। ये 2 ही जीएसटी रिटर्न होते हैं। अब बचे बाकी GSTR2। GSTR2 को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। GSTR2A और GSTR2B इसको समझने की ज़रूरत है, और ये क्या होता है ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये तो होगी जीएसटी रिटर्न की बात। GSTR1 और GSTR3B, अगर आप किसी फर्म की अकाउंटिंग का काम करते हैं तो ये 2 रिटर्न आपको कंपलसरी फाइल करने पड़ेंगे अगर वो रेगुलर में रजिस्टर्ड है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 13, व्हाट इज GSTR1। GSTR1 क्या होता है इसको हम समझते हैं। अब GSTR1 क्या है, देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है, एक व्यापारी द्वारा उसकी फर्म में जो भी माल सेल किया है या जो भी उसने माल बेचा है उसकी कंप्लीट डिटेल को GSTR1 कहा जाता है। यानी एक व्यापारी जिसकी कोई भी फर्म है, उसने जो भी माल बेचा है उस बेचे गए माल की कंप्लीट डिटेल जिस रिटर्न में होती है उसको GSTR1 रिटर्न कहते हैं। और उस GSTR रिटर्न में क्या क्या डिटेल होती है, किसको माल बेचा, कब बेचा, कितने रुपए का बेचा, उस पर GST कितनी थी, उसमें HSM कोड क्या थे, जिस पार्टी को माल बेचा उसके GST नंबर क्या थे, ये सारी की सारी डिटेल GSTR1 में शामिल होती है, जो कि हमें GST पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ती है। यानी हमें बताना पड़ता है कि हमने अप्रैल महीने में जो भी माल बेचा है वो किसको बेचा है, कब बेचा है, कितने रुपए का बेचा है, उस पर GST कितनी थी, उसके इनवॉइस नंबर क्या थे, उसके HSN कोड क्या थे, उसमें जिस पार्टी को हमने माल बेचा उसके GST नंबर क्या थे। ये सारी की सारी डिटेल हमें जिस रिटर्न में देनी पड़ती है उसको GSTR1 रिटर्न कहा जाता है। यानी सेल की डिटेल, ये आपको ध्यान लेना है, सेल की डिटेल जिस रिटर्न में जाती है उसको GSTR1 रिटर्न कहा जाता है। ये तो गया हमारे GSTR1 रिटर्न की बात। अब चलिए मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। आप ये GSTR1 रिटर्न जो है आपको मैनुअली तैयार नहीं करनी पड़ेगी, कि आपके ऑटोमेटिक तैयार होगी जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टैली है, इस टैली सॉफ्टवेयर में मैं किसी पार्टी का काम करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्शन आपको मिलेगा GSTR1 का। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये जो ओपन हुई है ये है GSTR1 रिटर्न, ये पार्टी की। ठीक है, आप देख सकते हैं जून 2023 से 30 जून 2023, ये जून 2023 की इस पार्टी की GSTR1 रिपोर्ट है जिसमें सेल की डिटेल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड डीलर सप्लाई सेल्स टैक्सेबल, कंज्यूमर सप्लाई सेल्स टैक्सेबल। यानी जो भी हमने माल बेचा है उसकी डिटेल यहाँ पर है। आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, GST रिटर्न का ऑप्शन है। जब आप इसमें एक्सपोर्ट करेंगे तो ये फाइल आपकी एक्सेल में कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये एक्सेल की फाइल है और इसी को GSTR1 रिटर्न कहा जाता है, जिसमें क्या क्या डिटेल है। पहला कॉलम है यहाँ पर B2B का, यानी यहाँ पर उन सभी पार्टियों की डिटेल है जिस भी पार्टी को आपने माल बेचा है, उसमें इनवॉइस नंबर क्या थे, उसके इनवॉइस डेट क्या थी, उसके GST नंबर क्या थे, उसमें इनवॉइस की वैल्यू क्या थी, उस पर GST रेट क्या थी और उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरा है और कॉलम है B2CS, यानी आपने
जो केस माल बेचा है उस केस माल की डिटेल भी यहाँ पर है, उस पर जीएसटी रेट क्या है। इसी तरह यहाँ एक कॉलम है एचएसएन का, जो भी आपने माल बेचा उसमें एचएसएन कोड क्या थे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट डिटेल सब इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की एक एक्सेल फाइल आपके जनरेट होगी। इस फाइल को GSTR1 कहा जाता है और इस फाइल को आपको CA को भेजना पड़ेगा और वो CA GST पोर्टल पर इसको अपलोड कर देगा और इस तरीके से आपका GSTR1 रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगा और इसको GSTR1 रिटर्न कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 14, व्हाट इज GSTR2B। GSTR2B क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये कोई रिटर्न नहीं है, ये एक डिटेल है। अब किस टाइप की डिटेल है चलिए आगे बता देता हूँ मैं आपको। एक व्यापारी के द्वारा खरीदे गए माल की डिटेल ऑटोमेटिक GST पोर्टल पर शो हो जाती है, उस डिटेल को GSTR2B कहते हैं। यानी जब भी आप किसी भी पार्टी से माल खरीदते हैं तो जो भी आपने माल खरीदा है उसकी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली हमें GST पोर्टल पर मिल जाती है और वो जो डिटेल है उस डिटेल को GSTR2B कहा जाता है। अब GSTR2B डिटेल में क्या क्या होता है, माल किससे खरीदा, कब खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, उस पर GST कितनी थी, जिस पार्टी से माल खरीदा उसके GST नंबर क्या थे, ये सारी की सारी डिटेल GSTR2B में ऑटोमेटिकली हमें GST पोर्टल पर मिल जाती है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि हम जो भी माल खरीद रहे हैं वो गवर्नमेंट को पता है कि आप कब किससे कितने रुपए का, उस पर इनवॉइस नंबर क्या है, उसके GST नंबर क्या है, कितने रुपए का माल खरीदा, उस पर कितना टैक्स लगा, ये सारी की सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल होती है और उस डिटेल को हम GSTR2B कहते हैं। अब ये GSTR2B GST पोर्टल में कहाँ पर होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक पार्टी का GST पोर्टल ओपन किया हुआ है। जब हम रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं, यहाँ पर मैंने रिटर्न डैशबोर्ड में गया और जैसे मान लीजिए कि मैं इसका जुलाई टू सितंबर मंथ का अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है GSTR2B। ये GSTR2B की रिपोर्ट है। जब मैं इस पर व्यू पर क्लिक करता हूँ तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास में डिटेल्स अवेलेबल है कि मैं कब और किस पार्टी से कितने रुपए का माल खरीद रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर डिटेल आ रही है और अगर मैं यहाँ पर ऑल टेबल पर क्लिक करूँ और यहाँ पर सप्लायर वाइज डिटेल में जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लायर का नाम और सप्लायर के GST नंबर, उससे कितने रुपये का माल खरीदा, कब खरीदा, ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। इस रिपोर्ट को ही हम GSTR2B रिपोर्ट कहते हैं। ये आप देख सकते हो और यहाँ पर इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। ये रिपोर्ट जो होती है वो GSTR2B रिपोर्ट कही जाती है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ, जो कि है व्हाट इज GSTR2A। GSTR2A क्या है इसको भी हम जान लेते हैं। जिस तरह GSTR2B परचेज की रिपोर्ट होती है उसी तरह GSTR2A भी परचेज की रिपोर्ट होती है। बट 2B और 2A में क्या फ़र्क होता है ये सब आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है जिनसे एक व्यापारी ने माल खरीदा, अगर वो अपना GSTR1 रिटर्न लास्ट डेट निकलने के बाद लगाता है तो ऐसे खरीदे गए माल की डिटेल GSTR2B में ना शो होकर के GSTR2A में शो होती है। यानी जब भी मान लीजिए कि हमने कोई पार्टी से माल खरीदा, जिससे भी अपन ने माल खरीदा, अगर उसने अपना रिटर्न टाइम पर नहीं लगाया और जो लास्ट डेट थी वो डेट निकलने के बाद में रिटर्न लगाया, तो ऐसी खरीद की डिटेल हमें GSTR2B में ना शो होकर के GSTR2A में शो करती है। अब 2B में 2A में फ़र्क क्या है, वो फ़र्क ये है, अगर किसी भी प्रकार की खरीदे गए माल की डिटेल GSTR2A में 2B में नहीं आ रही है बल्कि GSTR2A में आ रही है तो व्यापारी ऐसे खरीदे गए माल की GST उस महीने में क्लेम नहीं कर सकता है, वो अगले महीने में ही क्लेम कर सकता है। ये फ़र्क है GSTR2B और GSTR2A में। यानी अगर कोई भी खरीदे गए माल की डिटेल GSTR2B में आ रही है तो उसकी हम इनपुट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 2B में नहीं आकर के 2A में आ रही है तो उसकी इनपुट क्लेम हम इस महीने में नहीं कर सकते हैं, अगले महीने में ही क्लेम कर पाएंगे। ये फ़र्क होता है GSTR2B और GSTR2A में, और इसको मैं आपको थोड़ा सा और आगे एग्जांपल में भी बता दूंगा। और GST पोर्टल में ये रिपोर्ट कहाँ होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने GST पोर्टल खोला है। यहाँ पर मैं अगर फाइल रिटर्न में जाता हूँ और फिर से अगर मैं सितंबर मंथ में जाता हूँ, यहाँ पर जाकर सितंबर और सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। ये रहा, एक तो ये GSTR2B और ये रहा GSTR2A। अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, जो डिटेल मुझे GSTR2B के अंदर मिल जाएगी उसका मैं ITC क्लेम कर सकता हूँ।
लेकिन GSTR 2B में ना मिलकर के अगर GSTR 2A में आ रही है तो मैं सितंबर में इसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकता, मुझे नेक्स्ट महीने में यानी अक्टूबर में इसका इनपुट क्लेम करना पड़ेगा। ये फ़र्क है GSTR 2B और GSTR 2A में। ठीक है, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 16 की तरफ, जो कि है व्हाट इज GSTR 3B। GSTR 3B क्या है? ये एक प्रकार का रिटर्न है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो ही रिटर्न लगाने पड़ते हैं, एक GSTR 1 और दूसरा GSTR 3B। ये है हमारा दूसरा रिटर्न GSTR 3B। अब GSTR 3B के अंदर होता क्या है? एक व्यापारी द्वारा उसकी फर्म में जो भी माल खरीदा गया है और जो भी माल बेचा गया है उसके टैक्स डिटेल को GSTR 3B कहा जाता है। यानी एक व्यापारी ने जो भी माल खरीदा है उसकी टैक्स डिटेल और जो भी माल बेचा है उसकी टैक्स डिटेल जिस रिटर्न में होगी उसको GSTR 3B रिटर्न कहते हैं। जैसे खरीदे गए माल की टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, उसमें SGST कितना था, उसमें CGST कितना था और उसमें IGST कितना था, और इस तरीके से टोटल इनपुट GST कितना हो गया। इसी तरह बेचे गए माल की टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, उसमें SGST कितना था, CGST कितना था, IGST कितना था और टोटल आउटपुट GST कितना हो गया। ये डिटेल GSTR 3B रिटर्न के अंदर होती है। और ये मैं आपको टेली के सॉफ्टवेयर में भी बता देता हूँ। ये भी आपको मैनुअली तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपको जो टेली का जो पोर्टल होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ GSTR 3B। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं ये इसके जून मंथ का GSTR 3B रिटर्न है। और इसके अंदर क्या डिटेल है? वही डिटेल है जो माल हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आउटवर्ड सप्लाई, यानी जो हमने माल सेल किया है। यहाँ लिखा हुआ है आउटवर्ड सप्लाई, जो हमने माल सेल किया उसकी टैक्सेबल वैल्यू, उस पर CGST कितना है और उस पर SGST कितना है, ये है यहाँ पर। और जो माल हमने खरीदा है उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो माल हमने खरीदा है उसकी टैक्सेबल वैल्यू, उस पर SGST कितना है और उस पर CGST कितना है। ये डिटेल GSTR 3B रिटर्न के अंदर होती है और ये रिपोर्ट हमें CA को भेजनी पड़ती है। इसके अकॉर्डिंग वो GST पर अपना रिटर्न फाइल कर सकता है GSTR 3B। इसको भी हमें एक्सेल में इंपोर्ट करके सीधा CA को भेजना पड़ता है। अब ये तो होगी GSTR 3B की बात। चलिए आगे और मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें भी आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो GSTR 3B जो डिटेल है वो ऑटो पॉपुलेट होती है, यानी ऑटोमेटिक जनरेट होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि GSTR 3B में एक तो जाएगी बेचे गए माल की डिटेल, और बेचे गए माल की डिटेल ऑटोमेटिक कहाँ से आएगी? जब हम GSTR 1 रिटर्न फाइल करेंगे। GSTR 3B में बेचे गए माल की डिटेल जो हमने GSTR 1 रिटर्न फाइल किया है उससे ऑटोमेटिक आ जाती है। यानी पहले हम GSTR 1 रिटर्न फाइल करते हैं और GSTR 1 रिटर्न में जो भी हमने सेल बताई है उसके अकॉर्डिंग GSTR 3B में ऑटोमेटिकली सेल की डिटेल आ जाएगी। यानी ये वाले बेचे गए माल की डिटेल जिसमें टैक्सेबल वैल्यू कितना था, SGST कितना था, CGST कितना था और IGST कितना था, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगी GSTR 3B रिटर्न में। अब इसी तरह जो माल हमने खरीदा है, जो भी माल हमने खरीदा है, खरीदे गए माल की डिटेल कहाँ से आएगी? वो आएगी GSTR 2B रिटर्न से। जैसा कि मैंने कहा कि GSTR 2B रिटर्न में जो भी हम माल खरीदते हैं उसमें जो भी माल हमने खरीदा है, कब खरीदा, किससे खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, वो डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। तो GSTR 3B रिटर्न जब भी लगता है, GSTR 3B, इसमें परचेज की डिटेल ऑटोमेटिकली GSTR 2B से आती है और सेल की डिटेल ऑटोमेटिकली GSTR 1 रिटर्न जो हमने लगाया उससे आ जाती है। तो उन दोनों को लिंक करके ऑटोमेटिकली पोर्टल पर GSTR 3B रिटर्न बन जाता है। तो इस आधार पर हमारा GSTR 3B रिटर्न जो है वो तैयार हो जाता है। अब हम समझेंगे पॉइंट नंबर 17, लास्ट डेट ऑफ GSTR 1 एंड GSTR 3B रिटर्न। इसको हमें समझना ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद में जो एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो भी हमें समझना ज़रूरी है। इन दो पॉइंट को आपने समझ लिया तो आपका GST से रिलेटेड, GST रिटर्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दो टाइप के रिटर्न होता है, GSTR 1 और GSTR 3B। ये 2 टाइप्स के रिटर्न होते हैं जो हमें फाइल करने पड़ते हैं। और दूसरी बात जो मैंने बताया, जिसने मंथली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन चुना है उसके लिए अलग डेट है, और जिसने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन चुना है उसके लिए डेट अलग है। सबसे पहले बात करते हैं हम GSTR 1 रिटर्न। जिसने मंथली रिटर्न फाइलिंग चुनी है उसके 11th ऑफ एवरी मंथ, यानी मान लीजिए कि मुझे अप्रैल का GSTR 1 लगाना है तो 11 मई लास्ट डेट है, और अगर मई का रिटर्न लगाना है तो 11 जून लास्ट डेट है, और जून का रिटर्न लगाना है तो 11 जुलाई लास्ट डेट है। ये तो गई GSTR 1। और GSTR 3B 20 ऑफ एवरी मंथ, यानी अगर मुझे अप्रैल का GSTR 3B लगाना है
तो 20 मई लास्ट डेट है। मई का GSTR 3B लगाना है तो 20 जून लास्ट डेट है। ये तो हो गई मंथली रिटर्न फाइलिंग GSTR 1 और GSTR 3B की लास्ट डेट। अब बात करेंगे हम क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग। जिसने क्वार्टरली रिटर्न को चुना है उसके GSTR 1 की 13th ऑफ आफ्टर एवरी क्वार्टर, यानी अप्रैल, मई और जून, ये एक क्वार्टर हो गया, तो इसकी 13 जुलाई ये लास्ट डेट है। ठीक है, अप्रैल मई जून ये क्वार्टर हो गया, इसके 13 जुलाई यानी अगले क्वार्टर का अगला जो भी महीना होगा उसकी 13 तारीख GSTR 1 रिटर्न की लास्ट डेट है। और इसी तरह 22 और 24 आफ्टर एवरी क्वार्टर ये GSTR 3B की लास्ट डेट है। कुछ स्टेट में 22 है और कुछ स्टेट में 24 है। जैसे राजस्थान में 24 तारीख जो है वो लास्ट GSTR 3B की डेट होती है अगर किसी ने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन को चुना है तो। यानी अप्रैल मई जून का जो GSTR 3B रिटर्न की लास्ट डेट होगी वो होगी 24 जुलाई राजस्थान में, और कुछ राज्यों में 22 तारीख भी होती है। तो ये है GSTR 1 और GSTR 3B की लास्ट डेट एज पर योर मंथली और क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग फॉर फ्रीक्वेंसी, और एज पर GSTR 1 और GSTR 3B, और एज पर स्टेट। ये अलग अलग आपके ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे, या जिस भी स्टेट में आपको काम करेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा। अब बचता है लास्ट ऑप्शन, पॉइंट नंबर 18, लिंक्स बिटवीन GSTR 1, GSTR 2B एंड GSTR 2A। इनके बीच में क्या लिंक है ये आपको मैं समझा देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमें समझना ताकि हमारे GST रिटर्न सही से फाइल हो सके। मान लीजिए कि दो पार्टी है, ये मेरी फर्म है नोबल एंटरप्राइजेज, और ये एक पार्टी है जिससे मैंने माल खरीदा है रीगल हार्डवेयर। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने रीगल हार्डवेयर से अप्रैल में माल खरीदा जिस पर टैक्सेबल वैल्यू थी 1000 रुपये, जिस पर SGST था 90 रुपये और CGST था 90 रुपये। अब ये जो रीगल हार्डवेयर है इसकी लायबिलिटी बनती है कि ये अपना GSTR 1 रिटर्न जो है वो फाइल करे। रीगल हार्डवेयर जब GSTR 1 रिटर्न फाइल करेगा, GSTR 1 रिटर्न में क्या डिटेल जाती है, जब भी कोई किसी पार्टी को माल बेचता है तो उसकी डिटेल GSTR 1 में जाती है। तो इसकी लायबिलिटी बनती है कि ये अपना GSTR 1 रिटर्न जो है टाइम से भरे, जिसकी डेट होती है लास्ट 11 मई। अगर ये GSTR 1 11 मई से पहले भर देगा, यानी GSTR 1 11 तारीख से पहले फाइल कर देगा, तो ये जो मैंने इससे माल खरीदा है इसकी डिटेल GSTR 2B में आ जाएगी। समझ रहे हो आप? ये पार्टी जिससे मैंने माल खरीदा यानी इसने माल बेचा रीगल हार्डवेयर में, और जो माल बेचा उसका रिटर्न होता है GSTR 1, और ये GSTR 1 रिटर्न अगर 11 तारीख से पहले यानी लास्ट डेट निकलने से पहले अगर लगा देगा तो ये डिटेल मेरी जिससे मैंने माल खरीदा वो आ जाएगी GSTR 2B में, और मैं अपना GST और ऑटोमेटिकली क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब अगर मान लीजिए कि ये रीगल हार्डवेयर, इससे मैंने माल खरीदा यानी इसने मुझे बेचा, और ये अपना GSTR 1 रिटर्न यानी ये GSTR 1 रिटर्न 11 मई यानी लास्ट डेट निकलने के बाद में लगाएगा, तो ये जो परचेज की डिटेल है वो मुझे GSTR 2B के अंदर शो नहीं होगी, बल्कि शो होगी GSTR 2A के अंदर। GSTR 2A में शो होगी क्योंकि इसने लास्ट डेट निकलने के बाद में रिटर्न लगाया है, इसलिए इसकी डिटेल मेरे GSTR 2A में आएगी, और मैं इसकी GST क्लेम नहीं कर सकता। GST मैं अगले महीने में ही क्लेम कर सकता हूँ, अगले महीने में ही क्लेम कर पाऊँगा, क्योंकि GST केवल उसी की क्लेम होती है जो GSTR 2B में शो होता है। GSTR 2A में जो बिल शो होता है उसकी GST क्लेम नहीं होती है। तो ये है GSTR 1, GSTR 2B और GSTR 2A का आपस में लिंक। अब ये जो GSTR 2B है, जैसा कि मैंने कहा इसमें परचेज की डिटेल है, इसकी डिटेल ऑटोमेटिकली GSTR 3B में भी आ जाती है, ऑटोमेटिकली GSTR 3B में आ जाएगी। और ये जो पार्टी है जब अपना GSTR 1 रिटर्न लगाएगा, यानी मैं जब GSTR 1 रिटर्न लगाऊंगा तो इसकी डिटेल भी ऑटोमेटिकली GSTR 3B में आ जाएगी। यानी ये जो रिटर्न है GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 2A, GSTR 3B, ये सब आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। सभी रिटर्न का टाइम पर लगना ज़रूरी है। जब सारे रिटर्न टाइम पर लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पार्टी ने जो GSTR 1 लगाया उसके अकॉर्डिंग हमारा GSTR 2B भी सही होगा,
और GSTR 2 भी सही होगा तो हमारा GSTR 3 भी सही होगा। और जो हमने GSTR 1 रिटर्न लगाया है, अगर वो भी हमने टाइम पर रिटर्न सही लगाया तो उसकी डिटेल भी GSTR 3 के अंदर एकदम सही जाएगी। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि जब भी हम किसी भी पार्टी से माल खरीदते हैं तो उस पार्टी को हमें ये कहना ज़रूरी है कि आप अपना रिटर्न टाइम पर लगाएं, ताकि आप अगर अपना रिटर्न टाइम पर लगाएंगे तो जो भी आप माल हमने आपसे ख़रीदा है उसकी डिटेल GSTR 2 भी में आ जाएगी। और ये हमारी भी लायबिलिटी है कि जब भी हम GSTR 1 रिटर्न लगाएं तो डेट निकलने से पहले GSTR 1 रिटर्न लगा दें, ताकि हमने भी जिसको माल बेचा है उसकी डिटेल भी उसके GSTR 2 में शो हो जाए। ये हैं आपस में GSTR 1, GSTR 2 GSTR 2 है और GSTR 3 के आपस में लिंक, और इन सब का टाइम पर रिटर्न लगना ज़रूरी है ताकि किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और हमारा रिटर्न एक्यूरेट जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जो कि थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं कि जो रिटर्न्स होते हैं वो आपको किस तरीके से समझना है। GST के बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दे दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो जो कि मैंने प्रेजेंट किया था। मेरा नाम है अफजल हुसैन और हमारा चैनल का नाम है हैप्पी लर्निंग। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।